इधर उधर की बात नहीं करेंगे और सीधा मुद्दे पे आएंगे। और आज का हमारा मुद्दा ये है कि जो सीए एस्पिरेंट्स होते हैं उनका सबसे बड़ा जो ड्रीम होता है वो ये होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हम एग्जाम्स कैसे क्लियर कर सकते हैं। सो ये वीडियो उसी के बारे में है जहाँ पे मैं मेरे खुद के प्रिपरेशन टिप्स और मैं आपको गाइड करूंगा कि एग्जैक्टली हाउ यू शुड प्रिपेयर एंड हाउ यू कैन एज दिस सीए एग्जाम्स इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। A lot of students come and ask me कि सर आपने at the age of 21 CA कैसे क्लियर किया, what was your mental state at that time। जब आप स्टूडेंट थे आपको भी नेगेटिव थॉट्स आए होंगे, आप भी खुद को सेल्फ मोटिवेट करते होंगे, तो एग्जैक्टली आप कैसे वो फेज को आपने दूर किया अपने लाइफ से। सो ये वीडियो में मैं वही मेरा पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूंगा। सो ये वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज यहाँ पे ये वीडियो बहुत काम की चीज़ है और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर सपोज आपको लगता है कि दिस इज़ वर्थ इट। सो प्लीज़ शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। यू डोंट नो आप किसकी मदद कर दोगे। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो बिकॉज वी कीप ब्रिंगिंग up to you these content. So let's begin how you can clear your exams in the first attempt itself. So essential tips to clear the CA exams in first attempt. सबसे पहले तो ये है कि CA is not a tough course, it is a course for tough people. Many people say कि CA exams का नाम सुनते ही एकदम से डर बैठ जाता है कि अरे बाप रे CA exams आ गए। ये कुछ भी नहीं है, ये हमारे मन का डर है। तो कोई भी अगर सपोज ऐसा बोलता है कि अरे बाप रे तू सीए का एग्जाम दे रहा है, इतनी बड़ी बात है, बिल्कुल भी उसको मत कंसिडर कीजिएगा बिकॉज वो उसके लिए बड़ी बात है, ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है। ये हमेशा ध्यान में रखना, इट इज़ अ कोर्स फॉर टफ पीपल, इट इज़ नॉट अ टफ कोर्स। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज हम जो चीज़ सोचते हैं हम उसके अगेंस्ट वैसे ही रिएक्ट करते हैं। अगर सपोज आप आपके माइंड में एक ऐसा इमेज बना लोगे कि सीए एग्जाम बोले तो बहुत बड़ी बात है कि ये मतलब ऐसा कोर्स है कि जो कोई क्लियर नहीं कर सकता है, ये तो सिर्फ होशियार लोग ही क्लियर कर सकते हैं, बाकी एवरेज स्टूडेंट्स तो ये पीछे रह जाएंगे, हमारा तो क्या ही होगा, इसमें 18-19 घंटे की पढ़ाई लगती है। ऑल बुलशिट, कुछ भी नहीं सोचना है। इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम्स जहाँ पे आपको नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करनी है। नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करोगे, सेम माइंड से पढ़ाई करोगे तो यू कैन डेफिनेटली क्लियर इट। देन माई नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टली स्विच ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। सो इसका मैं आपको खुद ही मेरा एक एग्जांपल दूंगा कि जब मैं सीए फाइनल की पढ़ाई करता था, सो मैंने 8 महीने पहले, आई एम रिपीटिंग, 8 महीने पहले ही यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मैंने सारी चीज़ें हटा दी थी। एवरीथिंग, मेरा सिर्फ व्हाट्सएप चलता था। रीजन भी क्योंकि मेरे क्लासेस चल रहे थे। सो जब तक मेरे क्लासेस नहीं होते थे, सो जो भी मैंने फैकल्टीज के साथ में जहाँ से मैंने क्लासेस किया है, सो आई यूज टू व्हाट्सएप देन माई डाउट्स और वो वहाँ से क्लियर होके आते थे। सो ओनली टिल द टाइम जब तक मेरे क्लासेस चल रहे थे तब तक ही मेरा व्हाट्सएप था। वो होने के बाद में आई स्विच्ड ऑफ व्हाट्सएप एज वेल। यूट्यूब मैंने शुरू रखा था बिकॉज अगर सपोज कोई रिवीजन का कंटेंट होता है या फिर मुझे कोई डाउट सॉल्विंग के लिए मुझे कोई टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो मैं वहाँ से आई यूज टू वॉच वीडियोज। बट आई एंश्योर्ड वन थिंग कि मेरा जो पर्सनल अकाउंट था जहाँ से मैं यूट्यूब एक्सेस करता था, आई रिमूव दैट अकाउंट फ्रॉम यूट्यूब एंड आई क्रिएटेड अ न्यू अकाउंट। इसका रीज़न ये था कि हम सिर्फ सीए रिलेटेड वीडियोज नहीं देखते हैं, वी वॉच मेनी अदर टॉपिक्स ऑल्सो, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया। तो यूट्यूब क्या करता है, आपको वैसे कंटेंट शो करता है जब आप आपके होम स्क्रीन पे जाते हो और आपने बहुत सारे चैनल भी सब्सक्राइब करके रखे होंगे। सो दैट इज वाई आई रिमूव्ड माई पर्सनल अकाउंट फ्रॉम यूट्यूब और मैंने अपना खुद का एक अकाउंट बनाया था, न्यू अकाउंट बनाया था जिसमें कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आते थे और जो मैं वीडियोस देखता था वो उसी के रिकमेंडेशन मुझे शो करता था। सो इससे ये हेल्प हुआ कि मैं जब भी यूट्यूब पे आता था तो मुझे कोई दूसरा कंटेंट कभी नहीं दिखाया गया, ओनली एंड ओनली एकेडमिकल पर्पज, और मुझे जितना टाइम चाहिए उतना ही टाइम मैं यूट्यूब पे स्पेंड करता था। सो यू नीड टू स्विच ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितनी भी निगेटिविटी आज फैली हुई है कि एग्जाम पोस्टपोन कर दो, कैंसिल ही होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ढिकना होना चाहिए, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है ये चीज़ पर बिकॉज इट अफेक्ट्स योर मेंटल स्टेट। अगर सपोज कोई भी स्टूडेंट 8-9 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर रहा है या फिर 12 घंटे अच्छे से पढ़ाई कर रहा है एंड इमीडिएटली ही हियर्स अ न्यूज़ कि एग्जाम पोस्टपोन हो सकती है या एग्जाम कैंसिल ही हो सकती है, वो तुरंत की तुरंत बुक बंद कर देगा वहाँ पे और ये सोचने लग जाएगा कि यार अब एग्जाम्स नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्विच ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब आएगा तब आपको क्लियर पता चल जाएगा कि एक क्या स्टैंड है। डू नॉट बिलीव ऑन एनी रूमर्स that is spreading around on social media. So it is very important for you to switch off from the world.
Then my next step is you are your own motivator, team leader and companion. ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आई थिंक सिंपल सा पॉइंट है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मिस कर जाते हैं. हम कभी भी जब पढ़ाई करते हैं इसमें हम एक चीज़ हमेशा इंश्योर करते हैं कि हमें एक जो हमारा एक कंफर्ट जोन रहता है वो हम ऐसा सोचते हैं कि अगर सपोज हम 4-5 लोग अगर एक साथ पढ़ाई करेंगे तो हम एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं या फिर एक दूसरे को साथ में लेके चल सकते हैं. इट वर्क्स फॉर सम बट नॉट फॉर ऑल. मेरा ये मानना रहेगा कि आप खुद के मोटिवेटर बनिए. किसी और के इस पर डिपेंडेंट रहोगे तो काम नहीं चलेगा. जनरली ग्रुप्स में जब हम पढ़ते हैं किसी एक को बोर होता है व्हाट ही सेज इज कि अरे यार ठीक है चलना थोड़ा सा घूम के आते हैं, थोड़ा सा बाहर जाके आते हैं, साथ में ब्रेक लेंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे. हर एक बंदे का मेंटल कैपेसिटी अपना अपना होता है, हर एक का अपना अपना शेड्यूल होता है. कॉमन शेड्यूल बनाओगे कॉमन मार्क्स ही आएंगे, जितना एवरेज होना चाहिए उतने ही आएंगे. आपको पता रहना चाहिए कि आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए और आपके लिए क्या सही है क्या गलत है. इवन इफ यू आर स्टडिंग इन अ ग्रुप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट यू नीड टू मेंटेन डिसिप्लिन. इसीलिए मेरा तो यही हमेशा सजेशन रहता है कि कभी भी ग्रुप्स में मत स्टडी कीजिए, अकेले पढ़िए. बी अ वन मैन आर्मी फॉर वंस और खुद एक बार का क्लियर कीजिए. कोई भी आपका दोस्त ऐसा नहीं बोलेगा आपको कि अरे यार तू चल हमारे साथ में, और अगर सपोज आप नहीं बोलते हो कि नहीं यार मुझे खुद से पढ़ना है, आई वॉन्ट टू स्टडी फ्रॉम माई ओन, वो आपसे दोस्ती नहीं तोड़ेगा. अगर वो आपका सच्चा दोस्त रहेगा तो उसे अगर दिख रहा है कि आपका ग्रोथ हो रहा है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है, वो आपको बुलाएगा भी नहीं और वो खुश होगा आपका प्रोग्रेस देख के और वो खुद भी प्रोग्रेस करेगा. दैट वाज माय टिप कि वन मैन आर्मी बनिए. बी सेल्फिश फॉर वंस, क्योंकि ये मौका एक बार आया है, बार बार नहीं आएगा. ठीक है, यू कैन बी सेल्फिश फॉर वंस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी को निग्लेक्ट कर दो, आपके क्लोज वंस को. अगर उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ती है या आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है, they'll always be there for you, you will always be there for them, but not at the cost of studies. Then जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस एंड नॉट ऑन द रिजल्ट. जैसे गीता ने भी बताया है हमें, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तू कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर. जस्ट एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दैट कि यू नीड टू फोकस ऑन द प्रोसेस एंड नॉट द रिजल्ट. अगर आपका प्रोसेस सही है देन आप डेफिनेटली क्लियर हो सकते हो. इसका रीज़न ये है कि जब आप प्रोसेस सही कर रहे हो यू नो कि आप सारी चीज़ें अच्छे से करने वाले हो. इसीलिए आपका जो एक रोड मैप होता है, जो आप सोचते हो कि आपका प्लान ऐसा ऐसा चलना चाहिए, 1 महीने बाद में यहाँ पहुँचूंगा, 2 महीने बाद में यहाँ पहुँचूंगा, 3 महीने बाद में यहाँ पहुँचूंगा. सारी चीज़ें उस अकॉर्डिंग मूव होती है एंड यू नो, एक गट फील होता है हमें कि हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. एंड दैट इज ओनली पॉसिबल अगर आपका प्रोसेस सही है. तो अगर आप रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे तो कभी प्रोसेस स्मूथ कर ही नहीं पाओगे. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट पे बिल्कुल मत ध्यान दो. ट्राई टू कवर एवरीथिंग एट फर्स्ट. अगर वो सब बराबर हो गया, रिजल्ट डेफिनेटली आना ही आना है. देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये रहेगा कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. इसका रीज़न मैं ये बोलता हूँ कि मोस्ट पीपल से कि प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है सीए में, आपको बहुत अच्छे से प्लान करना चाहिए. बट अकॉर्डिंग टू मी एग्जीक्यूशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. एग्जीक्यूशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन प्लानिंग. बिकॉज इसका जो लॉजिक है वो ऐसा जाएगा कि प्लानिंग में यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम ओनली वंस. ठीक है, एक बार आप प्लान करोगे, ठीक है, प्लान्स रिवाइज होते हैं, 2 या 3 बार आप रिवाइज करोगे, 4 बार आप रिवाइज करोगे, बट ऐसा नहीं रहेगा कि आप रोज रोज ही प्लान चेंज कर रहे हो. और अगर आपका प्लान एकदम प्रॉपरली फिट हुआ है यू नीड टू मेक योर प्लान ओनली वंस. एक बार आपका प्लान बन गया, बाद में आपको उसे देखने की जरूरत नहीं है. बट द एग्जीक्यूशन पार्ट, एग्जीक्यूशन वाला जो पार्ट होता है ना, दैट यू नीड टू डू ईच एंड एवरी डे. दैट इज वाई इट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि आपका एग्जीक्यूशन पार्ट जो है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए. प्लानिंग के लिए आपको सिर्फ 1 दिन चाहिए, 2 दिन चाहिए, उसके आगे आप प्लान नहीं करोगे, उसके बाद में आप एग्जीक्यूशन करोगे. एग्जीक्यूशन इज अ डे टू डे एक्टिविटी, प्लानिंग इज अ वन टाइम एक्टिविटी, एंड दैट इज वाई एग्जीक्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन प्लानिंग. आप उस पर फोकस कीजिए कि आपने जो प्लान बनाया है उसे आप एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट में मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपने आपका डे कैसे प्लान करना चाहिए ताकि आपका प्लानिंग प्रॉपर हो और उस हिसाब से आपका एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर हो.
सो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा कि आप स्टडीज़ का जो आपका प्लान है वो आप कैसे बना सकते हो. सो जब भी आप प्लान बनाओ, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बैकवर्ड कैलकुलेशन एज टू हाउ मेनी मंथ्स आर रिमेनिंग. दिस विल हेल्प यू डिसाइड हाउ मेनी मंथ्स आर रिमेनिंग with you, so that a proper allocation can be done of all subject and you will get to know how much time do you have for each subject. इसका मतलब क्या रहेगा कि जब भी हम प्लान बनाते हैं, सो आप बैकवर्ड कैलकुलेशन से स्टार्ट कीजिए कि आपके पास कितने मंथ्स बचे हुए हैं पढ़ाई के लिए. उतने मंथ्स डिवाइड बाय द सब्जेक्ट, एक सिंपल एवरेज अगर हम निकालते हैं तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि आपके पास एक सब्जेक्ट के देने के लिए कितने दिन बचे हुए हैं. दैट विल हेल्प यू गेट अ क्लियर पिक्चर इन माइंड कि एग्जैक्टली अब आपको आगे कैसे जाना है. अगर सपोज आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए 10 दिन है, 12 दिन है, 8 दिन है, तो तुरंत आपको समझ में आएगा एक सब्जेक्ट के लिए अगर मेरे पास 10 ही दिन है तो वो 10 दिन में मैं पूरा सब्जेक्ट कैसे डिवाइड कर सकता हूँ. अगर 10 दिन बचे हुए हैं, सो फिर जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि सपोज आपका एफआर का एक सब्जेक्ट है या फिर अकाउंट्स का एक सब्जेक्ट है, सो आपको 10 डेज मिलने वाले हैं वो सब्जेक्ट्स खत्म करने के लिए. एक ऑन एन एवरेज अगर सपोज देखते हैं तो यू हैव 10 डेज पर सब्जेक्ट टू कंप्लीट एवरीथिंग. सो 10 दिन में आपको ये डिटरमाइन करना है कि आप कैसे कर सकते हो. सो व्हेन यू हैव 10 डेज देन यू नो कि आपको कितना टाइम एलोकेट करना पड़ेगा. सपोज 3 डेज में आपका सपोज एक 40% सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए. देन नेक्स्ट 3 डेज में आपका नेक्स्ट 40% सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए. मतलब क्यूमुलेटिव यहाँ पे 80% सिलेबस आपका 6 डेज में खत्म हो जाना चाहिए. एंड देन नेक्स्ट 3 डेज में आपका बाकी का जो 20% पोर्शन है, जो एक बड़ा वेटेज हम कंसिडर कर सकते हैं कि जो मोर वेटेज वाला चैप्टर होता है, सो वहाँ पे आपका ही खत्म होता है. तो क्यूमुलेटिवली अगर आप देखते हो तो आपका जो 100% है वो 9 दिन का आपका होना चाहिए और 1 डे हम एक बफर के लिए रख सकते हैं. तो दैट विल ये आपको एक डायरेक्शन देगा कि 10 दिन अगर हमारे पास में बचे हैं तो हमने कितने डेज अलॉट करने चाहिए फॉर विच सब्जेक्ट या विच चैप्टर, जिससे हम सारी चीज़ें कर सकते हैं. एंड दैट इज वाई यू शुड ऑलवेज डू अ बैकवर्ड कैलकुलेशन बिकॉज यू गेट अ क्लियर पिक्चर. देन नेक्स्ट इज हाउ मेनी आवर्स यू शुड स्टडी इन अ डे. सो आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन. अगेन जैसे मैंने ऊपर बताया कि बैकवर्ड कैलकुलेशन से ही सारा गेम डिपेंड करता है. सो बैकवर्ड कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, सो you have 24 hours in a day. I'll just write it down. You have 24 hours in a day. उसमें से आप रिड्यूस कीजिए कि आप कितने घंटे सोते हैं. स्लीप के आवर्स आप रिड्यूस कीजिए. देन बाद में फूड, जब भी आप लोगे लंच, डिनर एक्सेट्रा जो भी आपकी चीज़ें रहेगी वो माइनस करो. देन उसके बाद में आपका एक्सरसाइज का टाइम ये रिड्यूस करो. ठीक है. देन ये जो आपका बैलेंस बचेगा, द बैलेंस दैट यू हैव राइट नाउ, ये आपके है कि नंबर ऑफ आवर्स बैलेंस फॉर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टडी आवर्स. एंड आई कीप रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि 24 घंटे आपके पास टोटल है. स्लीप के आवर्स नॉट मोर देन 7 to 8 अगर आप भी आप कंसिडर करते हो. खाना खाने के लिए आप पूरे दिन में 2 घंटे देते हो. एक्सरसाइज के लिए आप सपोज 1 घंटा देते हो. सो इसका आप टोटल निकालिए कि कितना होता है. 8 + 2 10 + 2 11 आवर्स आपके पास में है दूसरी चीज़ें करने के लिए जो आपको करनी ही चाहिए. ये आप अवॉइड नहीं कर सकते. सो जो नॉन अवॉइडेबल आवर्स है, दोज आर द नंबर ऑफ आवर्स दैट यू हैव इन विच यू कैन स्टडी. सो बैलेंस स्टडी आवर्स जो हमारे पास में बचते हैं वो इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे 13 आवर्स बचेंगे. सो 13 घंटे हर एक बंदे के पास में है सारी चीज़ें कवर करने के लिए. मिनिमम उतना तो पढ़ ही सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है. सो नेक्स्ट टाइम अगर आप सोचते हो कि मैं 12-13 घंटे कैसे पढ़ूँ, यूज दिस कैलकुलेशन. और जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके नंबर ऑफ आवर्स कम हो रहे हैं, देन यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट कि मैंने स्लीप के मेरे आवर्स चले गए, फूड के आवर्स चले गए, एक्सरसाइज के आवर्स चले गए, अब मेरे पास में कितने आवर्स बचे हैं, तो इसमें मैंने कहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा टाइम गया है जिसकी वजह से मेरे नंबर ऑफ आवर्स की जो स्टडी है वो कम हुई है. देन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो ये है कि वेदर ICI मटेरियल कैन बी यूज. आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड आई एक्चुअली डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्वेरी आती ही क्यों है स्टूडेंट्स के दिमाग में. जस्ट एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर सपोज आप इंस्टीट्यूट की एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ये जो CA का एग्ज़ाम होता है ये इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम होता है जो इंस्टीट्यूट प्रिपेयर करती है. और अगर आप इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम में ही इंस्टीट्यूट का इशू किया हुआ पब्लिकेशन जो स्टडी मटेरियल वो होता है वही अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो कितने बड़े रिस्क में आप खुद को डाल रहे हो. जस्ट इमेजिन. आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी वेरी क्लियर. देन नेक्स्ट पॉइंट जो होता है कि ये आजकल बहुत चल रहा है कि ट्रेंड एनालिसिस, ABC एनालिसिस, इट वर्क्स समटाइम्स
बट इट मे नॉट वर्क एवरी टाइम, बिकॉज एक्चुअली नो वन कैन प्रेडिक्ट कि इंस्टीट्यूट कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन पूछने वाला है, कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आने वाला है, इसी में से आएगा, वहाँ से नहीं आएगा। ट्रेंड एनालिसिस देखिए आप, ऐसा कोई ये नहीं है कि एबीसी एनालिसिस हम थोड़ा बहुत हमने करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि जो आपके सी कैटेगरी टॉपिक्स है उसको आप एकदम ही निग्लेक्ट कर दे रहे हो, बी कैटेगरी को थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, ए कैटेगरी को एकदम प्राइम इंपॉर्टेंस दे रहे हो। इंस्टीट्यूट जब आप ये करोगे ना, आई विल टेल यू, जब आप ये करोगे कि आपने ए कैटेगरी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, सी कैटेगरी को छोड़ दिया, इंस्टीट्यूट वो सी कैटेगरी चैप्टर जो आपने किया है ना, इंस्टीट्यूट उसे ए कैटेगरी चैप्टर बना देगा। ये लिख के रखना, ये हमेशा होता है। जब भी आप कोई चैप्टर छोड़ के जाओगे, इंस्टीट्यूट वही चैप्टर 20 से 25 मार्क के लिए पूछ लेगी, और तब हमें ध्यान में आएगा यार जो चैप्टर छोड़ के गया था हमेशा वही क्यों आता है एग्जाम में। तो इसीलिए एबीसी एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस थोड़ा बहुत ठीक है, बट यू कैनॉट बी डिपेंडेंट ऑन दैट। सो ट्राई टू फोकस मोर ऑन हाउ यू कैन कंप्लीट द एंटायर थिंग एंड रिवाइज द एंटायर थिंग। आपको एबीसी एनालिसिस और ट्रेंड एनालिसिस की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर थियरी सब्जेक्ट्स। थियरी सब्जेक्ट्स में जनरली स्टूडेंट्स, किसी को डाउट होता है, किसी का थियरी बहुत अच्छा होता है, बट जनरली ऐसा है कि जो थियरी टॉपिक्स होते हैं वो रिवाइज कैसे करना है, पॉइंट्स कैसे रिमेंबर करना है। सो आई गिव यू माई टिप, जो मैं एग्जामिनेशन में जब मैं देता था एग्जाम, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग्स बनाता था छोटे छोटे चैप्टर्स की, फॉर स्मॉल चैप्टर्स, और जब भी मैं ब्रेक लेता था तो मैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स मेरे हेडफोन्स डाल के वो सुनते रहता था। तो इससे क्या होता था कि वो जो भी मेन पॉइंट्स होते थे वो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में आते रहते थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आती थी उसी से ही मुझे समझ में आता था कि जो भी मेन पॉइंट्स है उसे मैं कैसे रिमेंबर कर सकता हूँ। तो जब भी आपको कोई भी दिक्कत आए कोई भी टॉपिक में, सो यू कैन यूज दैट ऑडियो रिकॉर्डिंग कभी भी, और आपका जो ब्रेक टाइम होगा वही ब्रेक टाइम में आप वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए। तो इससे आपको जो स्मॉल पॉइंट्स है वो रिमेंबर करने में थोड़ा सा इजी जाएगा। देन हाउ टू स्टडी इन द लास्ट 1 मंथ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एवरी थिंग, कि लास्ट 1 महीने में क्यों हमने ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज ये लास्ट मंथ ही डिसाइड करेगा कि आप पास होने वाले हो या फेल होने वाले हो। आप पहले 10 बार रिवीजन कीजिए, 12 बार रिवीजन कीजिए, 6 बार रिवीजन कीजिए, 2 बार रिवीजन कीजिए, इट इज ऑल वेस्ट इफ यू कैन नॉट रिवाइज द एंटायर थिंग इन दोज लास्ट डेज ऑफ द एग्जाम्स। सो ये 1.5 डेज जो हमारे पास में होते हैं, या फिर जो 1 महीना होता है हमारे पास में एग्जाम का, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही डिसाइड करता है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। सो ये 1 मंथ में व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, एंड इट वर्कड मी लाइक वंडर्स, मैं लास्ट 1 मंथ में हमेशा एक चीज़ करता था कि लास्ट का जब 1 महीना स्टार्ट होता था, सो मैं 1.5 डेज में सब्जेक्ट प्रिपेयर करने का ट्राई करता था। मतलब अगर सपोज एग्जाम 1 मई से शुरू होने वाला है एंड 1 अप्रैल से ही मैं 1.5 डेज के गैप में पूरा सब्जेक्ट लेता था, 100% सिलेबस कवर करने का ट्राई करता था, और उसके हिसाब से टेस्ट देना स्टार्ट करता था। सो इससे क्या होता था कि जब भी मैं 1.5 डेज में वो चीज़ रिवाइज करता था, सो मुझे पता चलता था कि एग्जैक्टली जब 1.5 दिन मुझे एग्जाम टाइम में मिलेगा, सो वो एग्जाम टाइम में कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसमें मुझे प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो जल्दी रिवाइज हो जा रहे हैं, या फिर ऐसे कौन से चैप्टर्स है जिसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर करने के बावजूद भी बाद में हमें वो याद नहीं रह रहे। सो इससे क्या होगा, आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि कौन से चैप्टर्स पे मुझे और फोकस करना चाहिए। सो जब आप एक्चुअल एग्जाम डेज में जाओगे, 1.5 डेज जो हमारा एग्जाम पीरियड होता है, वहाँ पे आपको एक सडन शॉक नहीं बैठेगा कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ बट ये रिवाइज क्यों नहीं हो पा रहा है, एंड देन यू स्टार्ट टू गेट पैनिक अटैक्स, क्योंकि वो बहुत प्रेशर सिचुएशन होती है। वहाँ पे जितना आप कूल हेड रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी रहेगा। सो लास्ट के 1 मंथ में 1.5 डेज के गैप पे ही सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली कौन से चैप्टर आपके लिए वीक है और कौन से चैप्टर आपके लिए स्ट्रॉन्ग है। देन मिस्टेक्स टू अवॉइड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर CA एग्जाम्स एंड गिविंग CA एग्जाम। नंबर 1 इज गेटिंग पैनिक्ड। जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही क्लियर किया था कि हम हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी इमेज बना लेते हैं कि CA बहुत बड़ी एग्जाम है, अरे बाप रे बाप, ये तो मतलब बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट लगेगा इसे क्लियर करने के लिए। ऐसा नहीं है, यू ऑल आर ब्रिलियंट, हर एक बच्चा ब्रिलियंट होता है। इट इज़ जस्ट
डिपेंडेंट अपॉन कि कब वो उसकी एबिलिटीज़ को पहचानता है. सो बिल्कुल भी पैनिक मत कीजिए. अगर आप पैनिक कर गए सो पूरा गेम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा. आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाओगे अगर आप पैनिक में रहोगे तो. सो बिल्कुल ही पैनिक नहीं करना है. एग्जाम टाइम में एक सब्जेक्ट ऐसा आएगा जो बहुत डिफिकल्ट रहेगा, एक सब्जेक्ट ऐसा आएगा जो बहुत ईजी रहेगा देन यू एक्सपेक्टेड. एंड दिस नो वन कैन प्रेडिक्ट कि कौन सा पेपर टफ आने वाला है, कौन सा पेपर ईजी आने वाला है. बट यू कैन प्रिपेयर कि एक या दो सब्जेक्ट्स आने वाले हैं जो थोड़े बहुत हमारे लिए टफ रहेंगे. सो जो सब्जेक्ट टफ होते हैं एक बात ध्यान में रखना कि वो सिर्फ आपके लिए नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं ना, सबके लिए टफ है. तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है. अगर सपोज आप 80 मार्क्स का भी अटेम्प्ट करके आते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट 80 मार्क्स का ऐसे अटेम्प्ट करके आना है कि वो एकदम तोड़ के आ जाओ. 80 में से जितना अटेम्प्ट किया है वहां से आप श्योर होने चाहिए कि हम 80 में से भी 60 स्कोर कर सकते हैं. इतना अच्छा अटेम्प्ट करके आना है. तो वो जो 20 मार्क्स छूटे हैं आपके, उसका कभी आपको गम नहीं रहेगा. तो इसीलिए बिल्कुल भी डरना नहीं है. जितना आ रहा है उतना अच्छे से लिख के आना है. देन द नेक्स्ट थिंग इज लूजिंग फोकस. जैसे मैंने बताया कि सोशल मीडिया पे जितना हम एक्टिव रहेंगे उतना हमारा फोकस डाउन होता रहेगा. तो बिल्कुल सोशल मीडिया से ऑफ कर देना है. तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं कि लास्ट में जब हमें टॉप गियर में जाने की बारी आती है तब हम फर्स्ट गियर में चले जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, फोकस लूज कर देते हैं कि चलो अब एक बार हो गया, एक बार रिवीजन हो गई, 2 बार रिवीजन हो गई, चलो यार अब थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं. ये रिलैक्स करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है. जितने रिवीजन करोगे उतना कम है, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ही आपके चांसेस है क्लियर होने के. सो बिल्कुल भी फोकस लूज नहीं करना है जब तक आपका लास्ट पेपर नहीं होता है. आई विल टेल यू माई एग्जाम्पल. जब मैं CA इंटर में था, आई स्कोर्ड 360 मार्क्स इन CA इंटर. इफ़ यू ऑल रिमेंबर कि जैसे CA इंटर की जो तब सब्जेक्ट्स रहते थे, तो वी यूज टू हैव 7 सब्जेक्ट्स एट दैट टाइम. जो ओल्ड कोर्स में, अभी जो ओल्ड कोर्स है, सो वहाँ पे आई स्कोर्ड ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. जो मैं CA इंटर में था, ग्रुप 1 ग्रुप 2 350 मार्क्स का होता था एट दैट टाइम, और आई स्कोर्ड 360 मार्क्स इन टोटल. ये मेरा स्कोर था. बट ग्रुप 2 के अंदर इन जो मेरा एडवांस का जो पेपर था, आई स्कोर्ड 41. देन फिर जो ऑडिट का पेपर था, आई स्कोर्ड 43. और मेरा जो ITSM का पेपर था, आई स्कोर्ड 38. बोथ ग्रुप पास होने के बावजूद आई हैड टू गिव माई सेकेंड अटेम्प्ट अगेन. वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन. और ये जो 38 थे, दैट वॉज ओनली एंड ओनली बिकॉज 6 पेपर हो गए हैं, 6 एकदम अच्छे से चले गए हैं. चलो लास्ट पेपर है, ITSM का पेपर है, आराम से निकल जाएगा, थोड़ा इजी ले लो. वो इजी ले लिया, इंस्टीट्यूट ने मुझे इजी ले लिया, खेल खत्म. तो बिल्कुल भी इजी नहीं लेना है. हर एक सब्जेक्ट लास्ट पेपर जब तक आपका नहीं होता है तब तक आप ढीला नहीं छोड़ सकते कोई भी चीज़ को. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. देन नेक्स्ट मिस्टेक इज इम्प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट. तो इसीलिए मैंने बताया कि जो भी आप कैलकुलेशन करोगे आपके टाइम मैनेजमेंट का, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बैकवर्ड्स. जब तक आप बैकवर्ड कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ डेज है और कितने नंबर ऑफ डेज में आपको एक सब्जेक्ट खत्म करना चाहिए. एंड द लास्ट पॉइंट इज निगलेक्टिंग पास्ट पेपर्स एंड मॉक एग्जाम्स. सो मैनी स्टूडेंट्स थिंक कि एक बार हमने मटेरियल पढ़ लिया, 2 बार हमने मटेरियल पढ़ लिया, दैट्स इनफ. आपको एग्ज़ाम पैटर्न में पेपर्स देना बहुत ज़रूरी है. एटलीस्ट एक बार तो भी आप पेपर दीजिए, भले वो इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट हो या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज़ का रहो. ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑप्ट फॉर द क्वालिटी एंड नथिंग एल्स. इंस्टीट्यूट के भी पेपर सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. मॉक टेस्ट पेपर भी आप सॉल्व कीजिए, दैट इज देयर, दोज आर ऑल्सो गुड पेपर्स. देर आर ऑल्सो अदर वेबसाइट्स ऑल्सो अवेलेबल. हम भी टेस्ट पेपर प्रोवाइड करते हैं. एक ना एक बार तो भी टेस्ट कीजिए खुद को कि जब आप टेस्ट पेपर दे रहे हो तो एकदम अच्छे से रिवाइज करके पेपर देना है. रीजन बीइंग कि जब तक आप खुद से पूरा पेपर सॉल्व नहीं करते हो आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी कि आप वो इसमें कहाँ स्टैंड कर रहे हो. सो डो नॉट निगलेक्ट एनी टेस्ट पेपर विच कम्स इन योर वे. एटलीस्ट 1 से 2 बार तो भी आपको पेपर देना है ताकि आप श्योर शॉट हो जाओ कि अब चलो हम तो एग्जाम में तोड़ने वाले हैं. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड.
जो भी मुझे लगा कि ये प्रिपरेशन टिप्स है जो आपको हेल्प कर सकती है, सो आई शेयर दोज विद यू एंड आई होप यू डिड लाइक इट। और लास्ट तक आप बने रहिए। अगर कोई भी हमारा जो स्टूडेंट है वो लास्ट तक बना है, सो आई थैंक हिम कि आपने इतना पेशेंस रख के मुझे सुना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।